धनंजय जी के पास जाता है। नमस्कार दोस्तों, श्रीकाल के यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं मनोरमा और रात 9 बजे के प्राइम टाइम शो में फिर हम हाजिर हैं और समसामयिक विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे इस शो में हम लगातार जो खबर सुर्खियों में है उस पर बात करते हैं। तो आज फिर हमारा फोकस बिहार ही है और बिहार में लालू यादव का परिवार जो है लगातार क्या संकट में है या निशाने पर है, क्या है। और खलनायक जो है लालू इस संकट के वो संजय यादव, तेजस्वी यादव के सलाहकार और उनके सहयोगी, क्या सच में वही खलनायक है? तो ये है और इसमें जो लगातार एक आपसी तनाव और खींचतान की खबरें जो है वो आ रही है। इसमें सवाल कई सारे हैं कि ये क्या किसी सियासी साजिश का हिस्सा तो नहीं है, तब जबकि चुनाव बस कुछ ही समय बाद है, कुछ ही दिन बाद है। और तेजस्वी यादव की एक बड़ी संभावना है बिहार में, एंटी इनकम्बेंसी भी है और बदलाव की बात कही जा रही है। तो इन सब खबरों के बीच में ये अचानक से इस तमाम जो है कई जो है छोर पर इस तरह के जो मोर्चे खुल जाना परिवार के स्तर पर, तो ये क्या है? और संजय यादव का, जैसे मैंने कहा कि असली खलनायक है या उनको बलि का बकरा बनाया जा रहा है। और साथ में लालू यादव की उनकी भूमिका इसमें किस तरह से, क्यों, अगर वो रोक नहीं पा रहे हैं इसे तो क्यों। और दूसरी बात एक और है कि तेजस्वी यादव का कमजोर पड़ना, महागठबंधन का कमजोर पड़ना, क्या रोहिणी आचार्य और तेज प्रताप यादव को किस तरह से समृद्ध करेगा, उनका क्या हासिल होगा। आज हम इन्हीं सवालों पर बात करेंगे। इसके साथ में तमाम और घटनाएं जो हैं, जो राजनीतिक घटनाक्रम इससे जुड़ी हुई हैं, उस पर भी बातचीत होगी। हम अपने मेहमानों को स्क्रीन पर जोड़ लेते हैं। हमारे साथ संजीव चंदन है, श्रीकाल के संपादक और राजनीतिक टिप्पणीकार विश्लेषक। हमारे साथ विनय ठाकुर जुड़ रहे हैं, हमारे साथी संपादकों में से एक, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक टिप्पणीकार, विश्लेषक। हमारे साथ फराह सकीब हैं, राजनीतिक टिप्पणीकार, विश्लेषक और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट। हमारे साथ सीमा जी जुड़ रही हैं, वरिष्ठ राजनीतिक टिप्पणीकार, विश्लेषक। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की शुरुआत जो है हम संजीव जी आपसे ही करते हैं। विनय आपके पास आएंगे इसके बाद। संजीव जी, आप इस पूरे तनाव को, इस पूरे घटनाक्रम को लगातार अब लगभग हफ्ते भर से हो गया, ये खबर जो है, ये खबरें सुर्खियों में बनी हुई है अलग अलग छोर से। हालांकि हम तेज प्रताप वाले प्रसंग को कहें तो अब तो ये 3-4 महीने, 6 महीने लगभग हो चुके हैं जब जो है वो लालू प्रसाद यादव के परिवार में जो है दोनों भाइयों के बीच में और इस तरह की चीजें हैं। लेकिन रोहिणी आचार्य ने इसको एक और जो है, तेज प्रताप यादव को राजनीति में उस गंभीरता से नहीं लिया जाता है जितना कि रोहिणी आचार्य के साथ आ जाने से या उनके द्वारा फिर एक अलग छोर पे खड़े होने से फिर इस मामले को गंभीरता भी मिल गई है तेज प्रताप यादव के मुकाबले में। तो ये किस तरह से, क्या बिहार की जनता इसको किस तरह से रिसीव करेगी और तेजस्वी यादव किस तरह के संकट में घिरेंगे अगर इस मोर्चे पर मामला संभला नहीं तो? देखिए मनोरमा, तेज प्रताप का जो मसला था उसमें आपने सही कहा, वो उसमें थोड़ी सी गंभीरता उस फॉर्म में शुरुआती दौर में नहीं थी। और ये जो रोहिणी जी का मसला है, ये दो डिफरेंट चीजें हैं। क्योंकि उस वक्त तेज प्रताप के आप जानते हैं कि विवाद में आए, उनका फेसबुक या ट्विटर से जो चीजें हुई, फेसबुक से हुई थी, सामने आया, उनके मोहब्बत की कहानी आई और वीडियोज आए, फोटोग्राफ्स आए, तो वो एक अलग प्रसंग था। उस वक्त क्विक डिसीजन लिया गया। डिसीजन गलत या सही, वो यदि वो तेज प्रताप यदि शांत बैठ गए होते तो डिसीजन सही दिखाई पड़ता। तेज प्रताप एक्टिव हैं और ज्यादा ही एक्टिव हुए जा रहे हैं, तो इससे वो डिसीजन पर फिर सवाल बनने लगता है कि क्या उसका और कोई अल्टरनेटिव हो सकता था, क्या कोई परिवार का सदस्य उसको अलग तरीके से डील करता। क्योंकि जो यहाँ का जो लीडरशिप समूह था वो बहुत हमलावर नहीं था तेज प्रताप पर। परिवारों को लेकर के नेताओं में जो अघोषित समझौते होते हैं, तो उतनी इज्जत रखी थी, मुझे लगता है कि जो टॉप लीडरशिप थी बीजेपी की भी टॉप लीडरशिप में।
तो वो क्या हुआ वो बात की बात है। जो बात रोहिणी की जो प्रसंग आया है वो टकराव का सतह पे आ जाना है। संजय यादव एक उस दृश्य में तो सच में निशाना बने, टारगेट बने, क्योंकि वो बस पे बैठे सीट पे पाए गए और उसको सामने ला करके बात आई। लेकिन क्या बस पे बैठने से ये घटना घटी या इस तरह से रोहिणी सामने आई? वो तो एक उत्प्रेरक का काम उसने किया या एक बहाने का काम किया। लेकिन तनाव है, तनाव चाहे जिस बात को लेकर है, वो कह रही हमें सीटों से मतलब नहीं, हमें चुनाव लड़ने से मतलब नहीं, लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि वो सोनपुर से चुनाव लड़ना चाहती थी। सीटें बांटने का जो प्रसंग होता है वो परिवार का एक कई शेल्टर है, कई समूह है, यदि तो टिकट बंटवारे में भी कई तरह के से होते हैं। विरोधी दल उसको विरोधी लोग कहेंगे कि बेचने के लिए, लेकिन हम लोग कहेंगे कि वो समर्थकों का एक समूह होता है जिसको अलग अलग जो सेक्टर है, अलग अलग जो कोण है परिवार के भीतर भी, वो अपने लोगों को टिकट दिलवाना चाहता है। उससे पावर भी बनता है, परिवार में भी पावर बनेगा और बाहर भी पावर बनेगा। तो ये दोनों स्पष्ट रूप से दो अलग परिघटनाएं हैं। अब हमारे एक मित्र से बात हो रही थी, वो बड़ा अच्छी बात उन्होंने कही, वही बात मैं भी सोचता समझता रहा हूं कि हम लोग कई बार कहते भी रहे हैं कि ऐसी पार्टियों के लिए परिवार अनिवार्य है। लालू जी ने यदि राबड़ी जी को मुख्यमंत्री नहीं बनाया होता तो लालू जी के ये पूरा जो 90 के बाद का जो चर्निंग है वो थोड़ा पहले थम गया होता, या पता नहीं और कौन से स्वरूप में चला गया होता। तो राबड़ी जी का बनाना, इवन राष्ट्रीय जनता दल का वजूद भी खत्म हो सकता था। कई बार परिवारों का होना जरूरी होता है। जैसे समाजवादी पार्टी यदि खड़ी हुई और मुलायम सिंह जी के इर्द गिर्द वहां समाजवादी आंदोलन ने भी अपना एक शेप लिया है, तो वहां यदि वो विरासत में नहीं जाती चीजें तो बिखर सकती थी। तो इसलिए कई बार मजबूरी होती है कि आप परिवार ताकत है एक तरह से, लेकिन यही परिवार अपने स्ट्रक्चर में एक अनिवार्य रूप से वहां टकराव भी होना ही होना है, होता ही होता है। तो ये उसका नकारात्मक पहलू, यानी जो ताकत है वही उसकी कमजोरी है। ये इस रूप में इसको देखा जाना चाहिए, परिवारों पर के फॉर्म में लीनेज का जाना। तो यही हो रहा है लालू परिवार के साथ। जितनी जल्दी ये सॉल्व हो जाता उतना अच्छा था, क्योंकि आदर्शों में अभी राजनीति क्या हो गई है मनोरमा कि आप जैसे यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक, सोशल मीडिया या डिजिटल मीडिया कहिए, या तो वो आपके संसाधन है, आपके साधन है, साध्य नहीं है राजनीति में। वो स्ट्रेटजी नहीं बना सकते। इसके पहले जैसे प्रशांत किशोर परिघटना को लीजिए, तो ये आपकी ताकत हो सकते हैं, स्ट्रेटजी मेकर हो सकते हैं, ये लीडर नहीं हो सकते, ये व्यवस्था लीडर नहीं हो सकती। तो प्रशांत के यानी मैनेजमेंट का पार्ट यदि लीड करने लगे, यदि डिजिटल एक्सप्रेशन लीड करने लगे, आपकी नीतियां तय करने लगे, तो संकट होगा। प्रवक्ता आपका चेहरा हो सकता है, लेकिन प्रवक्ता आपका नीतिकार हो सकता है। तो पार्टियों में प्रवक्ता यदि नीतिकार की तरह दिखाई पड़ने लगे तो संकट होता है। तो तेजस्वी जी के साथ ये वाला संकट बड़ा संकट है, और इसको उनको समझना पड़ेगा। जैसे मान लिया कि आपने एक रणनीति बनाई, बड़ी शुद्धता से काम नहीं चलता ना। शुद्धता ने लालू जी की बलि ली है। 2013 में जो ऑर्डिनेंस फटा, और उसके बाद आज लालू जी राज्यसभा में होते और कमोबेश जो भी बात कर रहे होते उसका अपना एक पावर सेंटर होता है। तो उत्तेजना में, शुद्धता में, दबाव में, सोशल मीडिया का, आप सोशल मीडिया में कहें लेकिन सोशल मीडिया को सुने कम, ये बेहद जरूरी है। तो यदि आप किसी दबाव में ये तय कर रहे हैं कि हमको परिवार के लोगों को बाहर रखना है, तो ये मुझे लगता है कि इस निर्णय पर पुनर्विचार करना चाहिए। होना ये चाहिए था कि भाई ठीक है, रोहिणी जी को आप साथ नहीं घुमाएं बस पे। रोहिणी की यदि महत्वाकांक्षा, या तो उस महत्वाकांक्षा को कोई डील कर ले जाए, परिवार में बात कर ले कि भाई बाद में देखते हैं। आखिर मीसा भारती के लिए आप रामकृपाल यादव को खो सकते हैं, एक सीट खो सकते हैं, तो इनके लिए भी बाद में व्यवस्था हो सकती है। तो आप या तो इस तरह से कुछ कर लेते,
या दूसरी चीज कर सकते थे कि आप रोहिणी को भी एक पावर सेक्टर की तरह विकसित होने देते। आप एक प्रोग्राम बनता, उस प्रोग्राम के तहत रोहिणी जी महिलाओं के बीच संपर्क कर रही होती, या तो भाई के साथ जाती हैं, जैसे भी जाती हैं, लीडरशिप खड़ी होती है ना, तो उससे उससे पावर मिलता, उससे बल मिलता। चूंकि तेज प्रताप पर घटना घट गई थी, वो नहीं घटती तो रोहिणी वाली बात थोड़ी सी कमजोर रहती, लेकिन अब वो घट चुकी है, उसके बाद ये दूसरा घट रहा है, तो फिर एक संकट है मनोरमा। तो इसलिए वो बाकी संजय जी का जो प्रसंग है, संजय जी मान लिया कि आप वो बहुत लंबे दौर से तेजस्वी से जुड़े हुए हैं और वो प्लानिंग वो कर रहे हैं, वो बैकग्राउंड भी देख रहे हैं। संजय यादव की दिक्कत यहाँ है कि वो बैकग्राउंड भी देख रहे हैं और सामने भी दिखना चाहते हैं, ये दिक्कत है। जो लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी के पास पहुंचना संकटप्रद है, तेजस्वी इजी असेसेबल नहीं है, तो उसको थोड़ा ढीला करना चाहिए। चुनाव के वक्त में ये सारी चीजें यदि आती हैं, क्योंकि सच में खराब लगता है यदि एक साथ शक्ति यादव, तेजस्वी यादव और संजय यादव, तो फिर आपके ऊपर जो अब अटैक है, उस अटैक से दिक्कत होगी ना फिर, क्योंकि आप फिर यादव को लेकर के फिर बात होने लगती है। तो उस नैरेटिव को जहां आपको समझना है, वहां आपके साथ दूसरे लोग दिखने चाहिए। आप जहां भी जा रहे हैं, संजय यादव यदि आपके बैकग्राउंड पे रहते हैं तो कहीं कोई दिक्कत मुझे लगता है कि नहीं है। तो ये वाला एक मुझे लगता है कि वो जो हर बार सामने दिखने, बैकग्राउंड पे दिखने की जो चीजें होती हैं, मैनेजमेंट की जो चीजें होती हैं, यदि वो संभाल रहे होते तो पार्टी स्ट्रक्चर के भीतर भी कोई समस्या नहीं होती, पब्लिक परसेप्शन पे भी कोई बड़ी बात नहीं होती, कह पाना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अब कोई बोलता है, रोहिणी बोलती हैं या तेजस्वी बोलते, तेज प्रताप बोलते हैं या कोई भी दूसरा बोलता है, तो सीधे सीधे दृश्यों में भी दिखाई पड़ने लगता है कि तेजस्वी को लोगों से दूर किया गया है। मनोरमा, फिर आगे जब आप बात आएगी तो जी, तो हम सीमा जी के पास चलते हैं। लेकिन दूसरी बात ये भी है जो संजीव जी कह रहे हैं, इसके अलावा ये है कि तेजस्वी यादव का जो राजनीतिक हासिल है, उसमें एक बड़ी भूमिका संजय यादव की कही जाती है। यानी कि जो भी अभी उनका एक राजनीतिक व्यक्तित्व निर्मित हुआ है, ये सब तो, और ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि मतलब, और दूसरी बात, परिवारवाद को लेकर हमले जो है इन पर बहुत ज्यादा हुआ है, लालू परिवार पर। तो अभी फिर चुनाव के समय में आप देख रहे हैं कि फॉल्स नैरेटिव पूरी तरह से खड़ा किया जा रहा है। बड़े बड़े पत्रकार आकर के बता रहे हैं कि जो लालू राज था वही जंगल राज था, और उसके पहले तो बिहार में सब कुछ अच्छा था। इतना बड़ा फैक्चुअल झूठ मैं सुन रही हूँ कि क्या बोले, डिहरी और सोन के कारखाने जो है 90 के बाद बर्बाद हुए। हमने इस पर कई बार बात यहाँ अपने चैनल पर भी की है। 1984 में 17-18 कारखाने बंद हो चुके थे, 64 में डालमिया लोग चले गए थे, लेकिन लालू यादव ने डिहरी और सोन को बर्बाद कर दिया, जो कि मतलब इसलिए क्योंकि अजय का गृह नगर है वो, तो हम लोग वैसे भी उस शहर को जानते हैं थोड़ा बहुत। तो ये है, तो इस तरह का एक पूरा जंगल राज का आप देख ही रहे हैं। तो उसके बाद फिर अब परिवार को लेकर के, और परिवार क्यों, क्या वो उसका क्या मतलब, क्या रोहिणी आचार्य और तेज प्रताप यादव बाकी वो नहीं समझ रहे कि मतलब तेजस्वी की जीत के साथ जो है उनके परिवार का भी तो वर्चस्व है ना। वो फिर एक, आप ना तेजस्वी जीतेंगे ना आप जीतेंगे, तो जो एक पॉलिटिकल आप पावर बन रहे हैं वो भी खत्म हो जाएगा ना आपका। तो ये भी तो एक मतलब महत्वपूर्ण पहलू है। मुझसे पूछा जा रहा है कि क्या इतनी ताकत है कि कमजोर तेजस्वी और मजबूत रोहिणी आचार्य हो जाए और मजबूत जो है वो तेज प्रताप यादव हो जाए, ये संभव है? मेरे से सवाल है? जी, आपसे। नहीं, ये तो बिल्कुल मुश्किल है। और तेजस्वी ने पिछले कई सालों से, 10 साल से ऊपर हो गए, मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने अपनी पहचान बनाई है, परफॉर्म किया है, जनता के बीच उनकी पहुंच है, एक पॉपुलर लीडर। मतलब आरजेडी में लालू प्रसाद यादव के बाद अगर कोई पॉपुलर लीडर की तरह उभरा है तो वो तेजस्वी हैं। रोहिणी आचार्य जो है लालू प्रसाद यादव की बेटी है, मीसा भारती का वही है, पब्लिक के बीच रीच नहीं है। चलिए, आप परिवार के हैं, आप उनके बेटियां हैं या बेटे भी हैं, जैसे तेज प्रताप भी हैं, लेकिन अंत में तो वही है कि जनता डिसाइड करेगी कि किसको वो नेता मानती है, चुनती है। बिल्कुल डेमोक्रेटिक प्रक्रिया के तहत ही चीजें, डेमोक्रेसी है तो उसी के तहत होगी। कोई ऐसे परिवार में कोई मतलब
वो नहीं है कि विरासत आप सौंप रहे हैं या किसी को राजपाट दे रहे हैं, वो चीज नहीं। आपको पब्लिक के बीच जाना है, अपनी बात रखनी है, और जनता जिस नेता को, जिसमें वो जो लालू यादव को अपना नेता मानती थी, और जिस भी उनके बच्चे में या उनके सहयोगी में या किसी में भी अगर उनकी छाया दिखती है तो वो उसको चुनेगी। तो और ये बिल्कुल पारिवारिक मामला है, उनके बीच का विवाद जो भी सोशल मीडिया के मार्फत हम लोग तक पहुंच रहा है, एग्जैक्टली क्या स्थिति है मुझे तो इतना पता नहीं है कि अंदर क्या हो रहा है। तो वो है, अगर सीट की भी बात है तो इतनी बड़ी बात नहीं है कि एक और सीट में परिवार भाई बहन अलग हो जाए या टूट जाए। जैसे कि 17 में हुआ था यूपी में मुलायम सिंह के परिवार में, उनके भाई बना ली थी शिवपाल सिंह यादव ने, छोटी बहू ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया था, और अंत में क्या हुआ था सबको पता है कि बुरी तरह अखिलेश परिवार के सामने हार गए थे। अब एक डिवाइडेड होम दिखाएंगे, वो दिखाएंगे तो फिर वही है कि आप ऑल्टरनेटिव कैसे बन पाएंगे। 20 साल की सत्ता को आप चुनौती दे रहे हैं, तो आप एक वायबल ऑल्टरनेटिव भी नहीं बन पा रहे हैं, आप डिवाइडेड सीमा जी इसी डेमोक्रेसी में लेकिन ये बात भी है कि बहुत सारे लोग हैं जिनका मतलब परिवार की विरासत जो है उनको मिलती है, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि जनता सिर्फ विरासत से ही किसी नेता का मूल्यांकन करती है। एक ही नेता के कई बच्चों में वही जनता बात तो मैं बोल रही हूँ कि विरासत तो मीसा भारती भी ले सकती हैं, तेज प्रताप भी क्लेम कर सकते हैं, रोहिणी आचार्य भी कर सकते हैं, लेकिन जनता जिसको चुनती है, जिनमें अपने नेता की छवि अगर वो लालू प्रसाद को मानती रही है, नेता एक वर्ग मानता रहा है, तो आगे के जनरेशन में वो किसको उस रूप में देखना चाहेगी, वो तो जनता डिसाइड करेगी ना, परिवार भी नहीं कर सकता। अगर रोहिणी आती है मैदान में या तेज प्रताप पहले से हैं, अगर जनता रिजेक्ट कर रही है तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। मेरा वो रोहिणी आचार्य चुनाव लड़ चुकी हैं लोकसभा का। हालांकि कोई ज्यादा हाँ, मत के अंतर से नहीं हारी हो, 13,000 कुछ 13,500 हार मत के जीत तो खैर वो तो अलग हाँ। चीज है, अलग चीज है। ऐसा नहीं है कि उनको एकोमोडेट पार्टी में या परिवार में नहीं किया गया, मैं उसकी बात कर रही हूँ। वो तो मीसा भारती भी रामकृपाल यादव से सीट खाली कराया गया, एक अच्छा नेता पार्टी ने खो दिया, उसके बाद मीसा भारती वो सीट भी हार गई। तो इस तरह से परिवार कब, मतलब पार्टी कब तक इनके अपने जो महत्वाकांक्षाओं की वजह से परिवार कब की में एक एक परिवार के सदस्यों की महत्वाकांक्षा की वजह से पार्टी कब तक नुकसान सहती रहेगी, या आप क्या मैसेज दे रहे हैं अपने मतदाताओं के बीच, वो भी तो एक चीज है। पिछले चुनाव में 20 के चुनाव में जब इलेक्शन मतलब जीतते जीतते रह गए थे तेजस्वी यादव, तब मनोज झा को मोहरा बनाया गया था, उनपे बहुत निशाने साधे गए थे कि उन्हीं की गलत जो भी है एडवाइसेज और बाकी की वजह से ये हार का मुंह देखना पड़ा। या अब संजय यादव हैं निशाने पे, बाहरी हैं अंदर के हैं, ये तो अलग चीज है, लेकिन एक परिवार में बैठ के भी बातें हो सकती है। परिवार के लिए तो बाहरी ही है संजय यादव, पार्टी के होंगे वो या सलाहकार होंगे तेजस्वी के, परिवार के तो मेंबर नहीं है। और लालू प्रसाद जो दूसरे लोगों को एकोमोडेट करते रहे, शरद यादव हो, नीतीश कुमार हो, बाकी लोग अपने परिवार के फैसले में क्यों नहीं वो उस तरीके से उनकी बातें सुनी जा रही है या नहीं मैनेज कर पा रहे, ये बड़ी सोचने की बात है। और बिल्कुल इलेक्शन सर पे है, और इस तरह की मतलब तेजस्वी को परिवार के लोग ही कमजोर कर रहे हैं। पहले तो उनसे निपटे, फिर बाद में जो कांग्रेस और बाकी के साथ जो सीटों का बंटवारा है, तो मतलब उनकी ऊर्जा फालतू की खर्च की जा रही है। इस समय परिवार पार्टी महागठबंधन जो भी है एकजुट होकर एक आना चाहिए, और उस तरह से डिवाइडेड होम नहीं दिखना चाहिए। तो मेरा वो कंसर्न है जी। या मैं इसको ऐसे देखूंगी। जी, विनय के पास आते, शाकिब आपके पास आखिर में आएंगे। अपनी पर्सनल महत्वाकांक्षा से आगे पार्टी का हित देखना चाहिए। ठीक है संजय जी, जब विनय मैं जो पूछना चाह रही थी, महेश यादव ने उसी डायरेक्शन में एक टिप्पणी की थी, अभी थोड़ी देर पहले फ्लैश हुई थी, वो ये कि संजय यादव की उपयोगिता को नकारना भी एक तरह से जो है या गलत है एक तरह का। तो
जो लालू प्रसाद यादव के समय में जो आरजेडी थी, तेजस्वी यादव के समय में जो आरजेडी है, लालू यादव ने जिन कमियों के कारण, या जहां पर जैसे इस तरह से परिवार के सदस्यों को तरजीह मिलना और बहुत सारे महत्वपूर्ण नेताओं को किनारे करना, एक पार्टी के स्तर पर उस फैसले का मूल्यांकन आप कैसे करते? क्या वो एक वजह बनी थी आरजेडी के कमजोर होने की और लालू प्रसाद यादव के ग्रिप का कमजोर होने का बिहार की राजनीति में, और तमाम और चीजों के साथ? सिर्फ वही नहीं, और अभी तेजस्वी यादव या संजय यादव जो है इस सच को समझते हैं, बदले हुए हालात में राजनीति कैसे हो सकती, तो उनके तमाम इस तरह के फैसले जिसमें एक जो है एक कहा जाए एक सख्त रवैया रख करके राजनीति को आगे बढ़ाना, या फिर मूल्यांकन करके बढ़ाना, जिसमें स्ट्रैटेजिकली जो चीज सही है वही करना, चाहे परिवार के उसमें किसी सदस्य को बुरा लग रहा हो तो भी कोई बात, तो भी मतलब उसके खतरे वो उठाने को तैयार है। तो ये तमाम चीजें, तो इसको कैसे मतलब कि जो है संजय यादव को खलनायक बनाया जाए, या तेजस्वी यादव उनकी सलाह और उनके उसके हिसाब से ना जो है अपनी रणनीति जो है उसको आगे बढ़ाएं? धन्यवाद मनोरमा। देखिए, जो लालू यादव जहाँ खड़े थे और जहाँ तेजस्वी जी खड़े हैं, देखिए जब लालू यादव पूरी सामाजिक आंदोलन और संघर्ष के माध्यम से आए थे, और इसलिए उनके पास इतनी ताकत थी, या उनकी ब्रांड वैल्यू भारतीय राजनीति में इतनी थी, उनके पास इतना राजनीतिक अनुभव था कि उनकी बहुत सारी चीजों को, बहुत सारी हरकतों को, जो जिसको आमतौर पे जिसको सो कॉल्ड इंटेलिजेंसिया कहिए, उसको एक्सेप्ट किया गया था। चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स के अकड़ तोड़ने के लिए उसको ऑन स्टेज खैनी लगाने की बात कहनी हो, या और कोई भी चीज हो, उसको जनता ने बड़े प्यार से लिया था। ठीक है, ये सहूलियत तेजस्वी यादव के पास नहीं है। उपयोगिता की जहां तक बात है, और बहुत सारी चीजें जो जिसमें ट्रांसपोर्ट माफिया पे जो एक खास जाति का दबदबा था, वो दबदबा तोड़ने के लिए जिस भी तरह की हिंसा हुई, या जो कुछ ज्यादतियां हुई, वो सारी चीजें जो है, चूंकि वो एक सामाजिक संघर्ष बहुत महत्वपूर्ण था, जिसका फलित जो था वो इतना बड़ा था कि जनता ने उसको एक्सेप्ट किया कि ये एक बड़े संघर्ष में ऐसी छोटी चीजें होती हैं। लेकिन आज लालू यादव की राजनीति के खिलाफ जो उनके राजनीतिक दुश्मन है, वो बहुत घात लगा करके उन अवसरों का इंतजार कर रहे थे जिसका वो उपयोग कर रहे थे। आज अगर लालू जी स्वस्थ होते और बोल पाते तो ये जंगल राज और ये शायद मीडिया में आ भी नहीं पाता। ठीक है, देखिए फिजिकल प्रेजेंस की भी एक बात होती है और उसका एक ऑरा होता है। जब आप संघर्ष से उपजुड़ होते और लालू जी की जो टिप्पणियां होती थी वो तो अपने आप में 100 टिप्पणियों पे एक उनकी टिप्पणी भारी होती थी। क्या होता है ना कि जब देखिए हम लोग साहित्य में वो टिप्पणी आती है ना कि जो जीवन जो है वो उपन्यास से भी ज्यादा रोमांचक और फैंटेसी वाला होता है। तो जिनको जमीन की और राजनीतिक सच्चाइयों की जिनको पकड़ होती है, तो जो साइंटिफिक वे में बोलते हैं ना, जितना बड़ा आपका डेटा इनपुट होगा, मशीन उतनी परफेक्ट फंक्शनिंग करेगी। ठीक है, अब ये सहूलियत तेजस्वी के पास नहीं है, लेकिन तेजस्वी का जो हासिल है वो ये है कि उनकी एक्सेप्टेंस जो है एक बड़े वर्ग में हुई है। इसके बावजूद ये कि उनका जो कोर एरिया है वो लालू जी का लिया हुआ है। बाकी जो 2-3 जो भी प्लेयर हैं, चाहे रोहिणी जी हुई, चाहे मीसा भारती जी हुई, चाहे रोहिणी आचार्य, मीसा भारती और तेज प्रताप, इनकी अपने जिसको बोलते हैं ना, ये इनका अपना कोई प्रकाश नहीं है। ये सारे जो है रिफ्लेक्टेड ग्लोरी में है। लालू जी का प्रकाश अगर इनके ऊपर नहीं पड़े तो फिर तो तेजस्वी जी की हरकतों का हम सब जानते हैं कि उनकी क्या छवि है। और आज वो जैसे घूम रहे। और एक चीज देखिए, जो पिछली बार जो वो पूरा जो बम धमाका फूटा, उसमें तेज प्रताप जी बहुत हल्के किरदार के रूप में आए। पहले उन्होंने खुद ही जारी किया अपने अकाउंट से, फिर कहा कि नहीं किसी ने मेरा अकाउंट हैक कर लिया, फिर बाद में उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया। ठीक है, फिर
वो जिस तरह से अपने मामाओं पर हमलावर रहे, उन्होंने बहुत मौका दिया एक की राजद पे वो हमले। रोहिणी आचार्य के तो जहाँ तक बात है, एक और सवाल यहाँ पर ये भी आता है कि लालू यादव जैसे अपने सालों के हमले से सरवाइव कर गए या डैमेज भी हुआ बहुत ज्यादा, तो क्या मतलब उसी तरह से अलग फॉर्म में अपने भाई बहन की तरफ से वैसी चुनौतियां जो है आ रही है? प्लस तेज प्रताप यादव के मसले पर भी जो है लालू यादव के साले हमलावर हुए, लेकिन एक तरह से उन्होंने तेज प्रताप, हाँ, लालू परिवार पर उन्होंने कहा, तेज प्रताप का थोड़ा साइड भी लिया, थोड़ा सा उनको डेरोगेटरी टिप्पणियां भी की उनके जीवन के और उन सब चीजों, हालांकि बहुत फ्यूडल और बहुत ही एंटी वुमन जो टिप्पणियां थी। अभी जो तेज प्रताप के शादी के समय जो मामला जो उजागर हुआ अभी उनकी पत्नी और उसका जो है, तो उस समय बहुत ही खराब टिप्पणियां जो आई लालू यादव के सालों की तरफ से आई हम थी। लोग बार बार ये कहते रहे कि कम्युनिकेशन थ्योरी में ये बात है कि क्या कहा जा रहा है इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि कौन कहा जा रहा है। वो कंटेंट की क्रेडिबिलिटी को एस्टेब्लिश करता है और वो ये तय करता है कि उस मैसेज का इंटरप्रिटेशन जो है ऑडियंस किस तरह से करेगी। तो इसके बावजूद कि साधु यादव और सुभाष यादव इनसाइडर थे, उनके पास में एक टैग था कि ये इनसाइडर स्टोरी कह रहे हैं, इसके बावजूद उनकी जो क्रेडिबिलिटी थी वो इतनी कम थी कि उनके हमलों के बावजूद लालू जी का कुछ खास बिगड़ा नहीं। और उस पर ये आया कि भाई आप सारे 900 चूहे खा करके अब जब आपको कुछ मिला नहीं तो आप इतनी सारी गंद फैलाने के बाद जो है आप फिर वो साधु होने की और राजनीति में भी अंततः उनकी हैसियत लालू यादव के साले या राबड़ी देवी के भाई के रूप में ही रही है। नहीं, उन्होंने तो विद्रोह करके देख लिया ना, वो विद्रोह से उनको कुछ हासिल नहीं हुआ, ठीक है ना। कहीं कुछ सीट जीत जाते, कहीं कुछ हरा पाते, कुछ नहीं हुआ उनसे, ठीक है। अब जहां तक संजय यादव की बात है, तो संजय यादव जी पार्टी के लिए उपयोगी होंगे, तेजस्वी जी के लिए भी उपयोगी होंगे, लेकिन इनके बावजूद संजय यादव जी की ये हैसियत नहीं है कि बगैर वो कोर से पावर लिए हुए वो रोहिणी आचार्य की या तेज प्रताप की या किसी के ऊपर वो हमला कर पाए, ठीक है ना। वो इंडिपेंडेंटली ये काम नहीं कर सकते, है ना। और ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि राजनीतिक परिवारों में ऐसा होता है, और इतिहास में भी आप देखिए कि ऐसा होता है कि जब अकबर को उसके गार्जियन बैरम खां का सख्त नियंत्रण होता है तो उसकी नाराजगी होती है और बैरम खां की हत्या हो जाती है डिस्ग्रंटल लोगों के द्वारा। तो ये बात इतिहास में भी होता रहा है, राजनीतिक परिवारों में भी होता रहा है, ठीक है ना। लेकिन जो छोटी पार्टियां होती है जो संघर्ष उपस्थिति है, और उनके बेटे को हरम में ले लिया जाता है, अब्दुल रहीम खान खाना को। हाँ, तो ये अपने आप में, हाँ, पिता चूंकि डिस्टर्ब कर रहे थे और बेटा उनके यहाँ फिर आप जानते हैं पावर के बड़े सेंटर बन गए, हाँ, अकबर के। लोग रहीम खान खाना को उनकी अपनी शख्सियत से ज्यादा जानते हैं और बैरम खां के बेटे के रूप में कम जानते हैं। ये इसलिए लोग उस प्रसंग को लोग भूल जाते हैं कि ऐसा अकबर ने ये मैंने उनको 2 चॉइस दिया था और उनकी हत्या हो गई थी और तमाम चीज, वो एक बात है। लेकिन तमाम उदाहरण है कि आप परिवार के सदस्य, कोर सदस्य होने के बावजूद ये कोई जरूरी नहीं है कि आपको राजनीतिक विरासत मिल जाए। आपने वो देखा है जयललिता का मामला, है ना। जयललिता का मामला देखा है कि पत्नी के खिलाफ जीत करके आए। तो संजय यादव जी की जो भी शैली है तो उसका आप थोड़ा पैरेलल, आप जो है वो अमर सिंह से आप पैरेललिज्म देख लीजिए कि अमर सिंह सारी तोहमतें झेलने के बावजूद सारे जिसको बोलते हैं डर्टी वर्क उन्होंने किया, उसके बावजूद जो है वो अपने से खुद तो कुछ नहीं करते ना। तो ऐसे लोगों की ये एक नियति होती है कि उनके ऊपर सारा कूड़ा गिरना होता है, ठीक है ना। क्योंकि मलाई भी वो खाते हैं तो सारा कूड़ा भी, और जानबूझ करके लोग रखते हैं भी है ऐसे लोगों को कि सीधे वो तो नहीं कर पाएंगे ना। इंदिरा गांधी खुद तो किसी को ठीक नहीं कर सकती थी, तो उनको चाहिए
उनको जगदीश टाइटलर चाहिए, उनको बाकी लोग भी चाहिए, कौन करेगा ये सब काम? ठीक है, तो कहने का मतलब में ये है कि सबको ये बात समझनी चाहिए कि जो अभी परिवार के हित में, पार्टी के हित में ये तेजस्वी का कोर कॉम्पिटेंस है, और जो भी उसमें ऐड कर सकता है वही पार्टी के लिए और उसके लिए ठीक है। अगर कोई अलग पावर सेंटर बन रहा है तो पार्टी को वो कमजोर ही करेगा, और वो पार्टी के हित में नहीं है, और उस राजनीति के हित में। रोहिणी आचार्य का कुछ जमा पूंजी नहीं है, ना वेशभूषा, ना बोलचाल। आप बहुत अच्छा बोलते हैं, ये राजनीति के लिए जो है आपको कोई बहुत सहूलियत नहीं देता, क्योंकि वो जो राजनीति जो है वो एक्स फैक्टर से चलती है। वो एक्स फैक्टर क्या है? आपका लुक है, अरविंद केजरीवाल का लुक है, ठीक है ना। अरविंद केजरीवाल में क्या खास है? कुछ खास नहीं। उनसे ज्यादा बड़े ब्यूरोक्रेट, ज्यादा पढ़े लिखे, ज्यादा गरीब, लेकिन वो एक नया फ्रेश, उनका वो एक एक्स फैक्टर था, वो चल गए। तो इसीलिए जो संजय यादव है वो ठीक है, उनको तो बदनामी झेलनी पड़ेगी, लेकिन रोहिणी जी जो है उनको ये बात समझनी चाहिए कि उनकी जो पूरी जो वोट आया या जो भी उनका हासिल है, वो इस रूप में जानी जाती है कि उन्होंने अपने पिता के लिए किडनी दी है, और कोई वो बहुत पढ़ी लिखी है, बहुत उनका सामाजिक सरोकार है, क्रांतिकारी नेता है, कुछ नहीं है। ये बात जो है सबको, हम लोग भावुक हो जाते हैं, तो ठीक है, लेकिन उनका जो ये कदम है ये शुद्ध रूप से उनको लालची और एरोगेंट कलर में पेंट करना, जिससे उनको आगे जब भी राजनीति करेगी तो ये उनके पीछे चले। और देखिए कि तेजस्वी यादव और तेज प्रताप में, तेजस्वी ने तेज प्रताप पे कभी हमला नहीं किया, लेकिन तेज प्रताप मुड़ के हमला करते रहते हैं कि अभी जो है वो डांस कर रहे हैं, उनको डांस नहीं करना चाहिए, तो बाहर में काम करना चाहिए। नहीं, तेज प्रताप में भी चेंजेस आए हैं। उसके पहले वो आशीर्वाद की मुद्रा में होते थे, त्याग की मुद्रा में, और शिव के रूप में भी प्रोजेक्ट करते थे अपने आप को। मतलब जो शिव एक प्रतीक है, मेटाफर भी है ना, कि हम सब कुछ पी लेते हैं। मोदी जी भी हाल फिलहाल में शिव बने थे, जहर पी लेने वाला जो बात है, ठीक है। तो इस तरह से भी वो कर रहे, जितने वो परिवार से दूर गए ना, उतना उनके ऊपर से दबाव गया, और उनको निर्णय लेने की क्षमता जो है वो भी गई है। वो तेजस्वी जो है, तेज प्रताप जो है वो रॉ है, ठीक है ना, ठीक है। काम करने की उसको आदत है। विनय, एक है कि घर का भेदिया लंका ढाए, बोलते विभीषण की बात, लेकिन विभीषण वाले मामले में देखिए कि विभीषण का तो गेन हुआ था। ये हुआ था, विभीषण का तो गेन हुआ था ना। राम ने सच में लंका को जो तहस नहस करके फिर बाद में गद्दी विभीषण को ही सौंपा, ये फायदा हुआ था। लेकिन विभीषण का नाम आज भी इज्जत से नहीं लिया जाता तभी होता है जब वो राम की पार्टी में जाता है। जब राम जैसी पार्टी में नहीं जाता है तो उसका कोई गेन नहीं होता है, ठीक है। फिर उसकी हालत से आगे बढ़ाएंगे, हम इसी राम वाली पार्टी जी। तो शाकिब के पास आते हम, आपने जो वो लाइन कही, मुझे उससे याद आया कि मैंने कुछ 8-9 साल पहले शेयर किया था खलील जिब्रान की बात, जो आपने कहा कि असली जीवन की जो कहानी होती है वो ज्यादा जो है वो होती ज्यादा रोमांचक होती है, ज्यादा फैंटेसी। हाँ, तो खलील जिब्रान की वो पंक्ति थी, पढ़ देती हूँ। ट्रैवल एंड टेल नो वन, लिव अ ट्रू लव एंड टेल नो वन, लिव हैप्पीली एंड टेल नो वन, पीपल रियून ब्यूटीफुल थिंग्स। तो ये बात भी थोड़ा सा जो है चीजें बाहर आ गई है। ये भी कहा जाता है ना, अंग्रेजी में एक प्रोवर्ब है कि डर्टी लिनन जो है वो पब्लिक में नहीं धोना चाहिए। तो पारिवारिक जब ये चीजें होती तो ये सब कुछ बहुत हाल में हमारे एक बड़े भाई जैसे हैं, वो कहते हैं कि आप जिस भी संस्था में रहते हैं, चाहे परिवार में रहते हो चाहे पार्टी में रहते हो, कभी भी उस पर हमला नहीं करना चाहिए, क्योंकि अंततः आप अपने आप को कमजोर करते हैं। जी। तो शाकिब, एक और बात जो कही जा रही है शाकिब की, वो ये कि मतलब संजय यादव ने सुपारी ले रखी, बाहर जाऊंगा उसके बाद। अच्छा ठीक है। तो संजय यादव ने सुपारी ले रखी है भाजपा से, जो है वो आरजेडी को बर्बाद करके छोड़ेंगे। तो क्या इस तरह से भी इस चीज को देखा जा सकता है, सुपारी ले रखी उन्होंने और बर्बाद करके ही छोड़ेंगे आरजेडी को?
इस तर्क में कितना दम है? देखिए मनोरमा जी, मैं सुपारी वाली बात से तो सहमत नहीं हूँ, लेकिन बर्बाद करके छोड़ेंगे इस बात से मैं सहमत हूँ। पहले भी लालू परिवार और लालू के बारे में, लालू की पार्टी के बारे में कहा जाता था कि 2 एस हैं, देयर आर डबल एस, जो पार्टी को बर्बाद बल्कि करके इन्हीं सब के आधार पे हमने साजिश की बात जो है वो डाली है इस हाँ। चर्चा में कि अगर अगर ऐसा है तो फिर एक साजिश का हिस्सा है, और कैसे है? नहीं, वो देखिए, मैं वही तो बोल रहा हूँ कि लालू के समय में भी 2 एस की चर्चा होती थी, डबल एस थे, साधु यादव, सुभाष यादव, जिनके बारे में कहा जाता था कि पार्टी को ये लोग बर्बाद करके छोड़ेंगे। सुपारी वाली बात नहीं होती थी, लेकिन यहाँ ये था कि अपने आचरण से, अपने स्वभाव से, अपने एटीट्यूड से, अपनी डीलिंग से ये लोग बर्बाद करने पे लगे हुए थे। जिस तरह से ये राइफल लेके घूमते थे साधु यादव, और वो तमाम चीजें थी। उसके बाद अभी भी कहा जाता है कि तेजस्वी के दौर में भी 2 एस हैं, एक संजय यादव और एक शक्ति यादव। जो अभी देखा कि शक्ति यादव का भी एक वीडियो वायरल हुआ था, जो वो मनोज झा को कह रहे थे कि चुप रहिए, उस तरह से उस पर भी कितना विवाद हुआ था शक्ति यादव को लेकर के। बाद में शक्ति यादव को सफाई भी देनी पड़ी थी। तो इन लोगों के बारे में देखिए, कहा जाता है कि ये लोग पार्टी के वेल विशर नहीं है। हाँ ठीक है, अभी विनय सर बोल रहे थे कि भाई आप जब मलाई खा रहे हैं तो गाली भी आपको सुननी है। ये तो तय है कि संजय यादव या शक्ति यादव के कारण पार्टी के अंदर की जो लीडरशिप है, जो समर्पित लोग रहे पार्टी के, वो थोड़ा दूर हुए। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, इस बात में कहीं कोई संदेह नहीं है। उसकी वजह ये रही कि संजय यादव ने पूरी तरह से तेजस्वी को हैंडल करना शुरू किया। मैं बार बार कहता हूं कि छात्र संघ का चुनाव हुआ पीयू में अभी, तो छात्र राजद के लड़के गए वहां मिलने के लिए तेजस्वी से, तो संजय यादव ने नहीं मिलने दिया उनको, और संजय यादव ने कह दिया कि जाके आप लोग चुनाव मत लड़िए छात्र राजद का पटना यूनिवर्सिटी में। तो फायदा इसको मिल गया, एबीवीपी को मिल गया। अगर छात्र राजद चुनाव लड़ती तो शायद एबीवीपी की कुछ सीटें जो है वहां पर, या एक अच्छा फाइट हो सकता था वहां। और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जयप्रकाश को लेकर के भी कही जाती हैं। जयप्रकाश और विजय प्रकाश के बारे में भी कहा जाता है कि ये लोग भी पार्टी को बर्बाद करने पे लगे हुए हैं। तो देखिए, जब अंदर की बातें बाहर आने लगती है, अभी रोहिणी वाले प्रकरण पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। देखिए, भारत में जो राजनीति शास्त्र है वो मैक्स वेबर थ्योरी से अगर हम उसको देखते हैं तो उत्तराधिकार का हस्तांतरण स्वाभाविक रूप से बेटे या बेटी को ही होता है। परिवार से अगर लालू, सुभाष यादव या साधु यादव ये चाह रहे थे कि हम राजद, लालू जी के बाद राजद को हम डील कर लेंगे, वो संभव नहीं था। आपने देखा उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव के बाद शिवपाल यादव भी चाहते थे कि पार्टी की कमान मेरे हाथ में आ जाए, लेकिन वो नहीं हो पाया, सफल नहीं हो पाए। वो बाद में वो अखिलेश के पास ही ट्रांसफर हुआ। हमारे यहाँ पैरेलल चिराग पासवान का भी मामला है, चाचा हाँ, से किस तरह से एग्जैक्टली। अभी चिराग पासवान पारस नहीं कैरी कर पाए रामविलास पासवान की उस लीगेसी को, वो ऑटोमेटिकली चिराग की तरफ ही जो है ट्रांसफर हुआ। वो पूरा वोट बैंक चिराग की तरफ शिफ्ट हुआ है। उसी तरह से यूपी में समाजवादी पार्टी का वोट बैंक जो वो अखिलेश की तरफ शिफ्ट हुआ, शिवपाल की तरफ शिफ्ट नहीं हुआ। बाद में शिवपाल जी को वापिस आना पड़ा सपा में। तो यहाँ पर भी तेजस्वी चूंकि 2015 से सक्रिय राजनीति में आए, और फिर उन्होंने हालांकि दोनों भाई आए साथ में, मामले में भी कह सकते थे कि अगर संजय गांधी जिंदा होते और फिर तो वरुण गांधी की दूसरी हैसियत होती, राहुल गांधी की बिल्कुल वरुण गांधी की दूसरी हैसियत होती। आज राहुल गांधी की जगह वरुण गांधी होते, बिल्कुल, उसमें कहीं कोई शक नहीं है। हाँ, परिवार में जब पावर स्ट्रगल होता है तो फिर कोई मेनका निकल जाती है बाहर, फिर वरुण अलग हो जाते हैं। इसी तरह से अब यहाँ पे रोहिणी वाला प्रकरण है। विनय सर बिल्कुल सही कह रहे थे कि रोहिणी की कोई यूएसपी नहीं है सिवाय इसके कि उन्होंने अपने पिता को किडनी दी है। वो कोई पार्टी के फोरम पे जाके बहुत संघर्ष करती हुई भी नहीं दिखाई दी है। धरना प्रदर्शन, रैली, यात्रा, इन सब चीजों में वो कभी इन्वॉल्व नहीं रही है। उनको टिकट दिया गया लोकसभा का, वो वहां भी सीट हार गई अपनी। बीच में आरजेडी के जो एमएलसी हैं सुनील सिंह, उनको लेकर के भी मामला चला। सुनील सिंह के बारे में कहा जाता है कि भाई वो राबड़ी देवी के भाई हैं, उनको राखी बांधती हैं राबड़ी जी। संजय यादव को लेकर के जो अभी विवाद खड़ा हुआ है, संजय बस की अगली सीट पर, वो संजीव भाई कह रहे थे कि वो तो उत्प्रेरक का काम किया उसने, है ना। तात्कालिक कारण आप मान सकती हो उसको, जैसे प्रथम विश्व युद्ध के लिए कोई तात्कालिक कारण रहा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए भी कोई तात्कालिक कारण रहा, किसी की हत्या हो गई, फिर वो, ये तात्कालिक कारण रहा संजय यादव पर के खिलाफ मोर्चा खुलने का। असंतोष की जो बात है वो पहले से होगी, वो पहले से अंदर ही अंदर लहक रही होगी, जल रही होगी, सुलग रही होगी, है ना। तो ये आप कह सकती हैं कि संजय यादव बस की अगली सीट पर बैठ करके उन्होंने
दावत दे दिया उन लोगों को कि उनके खिलाफ आप मोर्चा खोल सके घोषित रूप से। अच्छा, रोहिणी ने वो जो कोई उनकी जो पोस्ट, आलोक कुमार की पोस्ट जो शेयर की, वो कोई बहुत बड़े आदमी तो है नहीं, कोई पार्टी के फोरम से लिखी बात नहीं थी, एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा था, अपनी राय थी उसकी, उन्होंने रोहिणी ने उसको शेयर कर दिया, वहां से ये विवाद शुरू हो गया। अब रोहिणी ने आज पूरे परिवार को अनफॉलो कर दिया है, पार्टी का भी आप जो कल बता रही थी, पार्टी छोड़ी नहीं थी, पार्टी का ट्विटर हैंडल अनफॉलो किया था, आज परिवार के सदस्यों को भी अनफॉलो कर दिया, तेजस्वी को, मीसा को, सबको। मीसा को लेकर के भले ही खबरें आती थी, हमने उसी समय जब ये बोला था उसके कुछ देर के बाद खबर को क्रॉस चेक करके बता दिया था। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मीसा को लेकर के भले ही बीच बीच में चर्चा होती थी कि मीसा तेजस्वी यादव के बीच में पावर स्ट्रगल है। संजीव भाई बिल्कुल सही कह रहे थे कि जैसे आपने रामकृपाल यादव को गंवा दिया मीसा के चक्कर में, लेकिन अभी ये है कि मीसा अभी तेजस्वी के साथ है और रोहिणी जो है वो तेज प्रताप, दोनों एक खेमे में है। अभी का जो इक्वेशन है, समीकरण है, हाँ, तेज प्रताप के साथ। देखिए, रोहिणी तब तेज प्रताप के खिलाफ थी, जब तेज प्रताप वाला प्रकरण सामने आया था तो रोहिणी भी तेज प्रताप के खिलाफ थी, है ना, कि पार्टी के और नीति के इससे ज्यादा कुछ नहीं है, जो त्याग करना पड़ेगा त्याग करेंगे। अभी क्या हुआ कि वो तेज प्रताप के साथ चली गई, या तेज प्रताप की बातों को वो सही ठहरा रही हैं, या उनका जो रवैया है उसको सही ठहरा रही। देखिए, एक चीज ये है जरूर कि राजद के सब्स्टिट्यूट, मतलब तेजस्वी के सब्स्टिट्यूट के तौर पर लोग तेज प्रताप को नहीं रिसीव करेंगे, ये तो तय है। लालू का उत्तराधिकार तेजस्वी ही है, और उस तेजस्वी ने उसको साबित भी किया है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। तेज प्रताप वो जगह नहीं ले पाएंगे, क्योंकि वो तेज प्रताप का स्वभाव भी थोड़ा दूसरा है, वो थोड़ा जिद्दी स्वभाव के हैं, वो थोड़ा दरवेश टाइप, जिसको हम लोग उर्दू में बोलते हैं, मलंग टाइप के हैं, है ना। वो कभी कृष्ण बन के बांसुरी बजाने लगते हैं, कभी वो शिव के भक्त बन जाते हैं, थोड़ा नॉन सीरियस है वो इस मामले में। मतलब राजनीति में जो संजीदगी होनी चाहिए उसमें तेज प्रताप नहीं है। तेजस्वी की तुलना में, उनकी तुलना में तेजस्वी ज्यादा गंभीर और संजीदा दिखाई भी देते हैं, अपने आचरण में भी, अपनी वाणी में भी, अपने डीलिंग में भी, तमाम चीजों में। रोहिणी के साथ क्या मसला है, ये तो आंतरिक कलह जो है जिस तरह से सामने आना शुरू हुआ है, अब ये सबसे ज्यादा चिंता की बात माता पिता के लिए है, लालू जी और राबड़ी जी के लिए है, कि वो कैसे इसको डील करेंगी अपने घर के अंदर। रोहिणी की बाकी बहनें जो हैं, वो उनका क्या मत है, चाहे वो राजलक्ष्मी हैं या और भी जो अर्चना यादव हैं, अर्चना है ना शायद, मेरे ख्याल से एक बहन, और कई बहनें हैं, वो तो मेरे ख्याल से 6-7 बहनें हैं वो लोग, है ना। लालू जी की जो बाकी बेटियां हैं, रोहिणी और मीसा के अलावा जो हैं, उन बहनों का क्या वो है। हाँ, 7 बहनें हैं, हाँ, जिसमें एक राजलक्ष्मी सबसे छोटी है, जिसकी शादी हरियाणा में हुई है। तो नहीं, अब उसकी शादी मुलायम सिंह के घर में। हाँ, एग्जैक्टली मैं गलत था, मुलायम सिंह जी के परिवार में हुई है, बिल्कुल, उनके पोते से शायद हुई है। तो अब उन बहनों का क्या रुख है, बाकी रोहिणी को लेकर के या भाई तेज प्रताप को लेकर के, वो तमाम चीजें अब अंदर से बाहर आना अभी बड़ा मुश्किल है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि संजय यादव को लेकर के, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि संजय यादव को भाजपा से सुपारी लेकर के संजय यादव ऐसा कुछ कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है अनजाने में संजय यादव पार्टी के हित में, मतलब वो उस तरह का उनका रवैया है कि वो पार्टी को नुकसान पहुंचा रहा है, बजाय फायदा पहुंचाने के। तेजस्वी की पॉजिटिव प्रोफाइलिंग के बजाय वो निगेटिव प्रोफाइलिंग करवा रहे हैं तेजस्वी की, अपने आचरण से, अपने स्वभाव से। जी ठीक है। बीच में मनोज झा का भी नाम आया था, लेकिन मनोज झा अभी तस्वीर से गायब हैं। जी, संजीव जी के पास। संजीव जी, आजकल जो है डिजिटल मीडिया का दौर है, लोग तमाम तरह की सूचनाएं सबको पहुंच रही है, तो ये चीजें भी हर तरह से लोग हम अपनी टिप्पणियों में भी देख रहे हैं, जो सच में एक बदलाव की बात बिहार में या उसको देख रहे हैं, तो वो राजनीति को भी देख रहे हैं, और ये तमाम जो चीजें हो रही है उस डेवलपमेंट को भी वो कैसे एक रोड ब्लॉक और उसकी तरह से भी देख रहे हैं। तो यानी कि ये एक छोटा सा एक आप इसको ले सकते हैं नंबर, लेकिन ये बड़े स्तर पर भी, बिहार में बड़े स्तर पर युवा जो हैं इन सूचनाओं को तरह तरह से रिसीव कर रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। मतलब ओवरऑल क्या आप देख रहे हैं, इससे किस किस्म का डैमेज होगा, या तेजस्वी मतलब कैसे इस चुनौती से निपट पाएंगे? क्योंकि संजय यादव वैसे नहीं है, अगर देखा जाए तो उनके क्रिकेट के दिनों के साथ ही है वो, तब जबकि आप समझिए 16 साल 15 साल की उम्र के तेजस्वी रहे होंगे, वो तब की बात है, 9वीं क्लास और 8वीं क्लास उस समय के जब वो क्रिकेट खेलना था, तो 16-17 साल की उम्र वाली दोस्ती है वो। तो एक दूसरे किस्म की दोस्ती है, जिसमें कि कोई जो है अगर मतलब
ये होता है ना कि कोई कितना भी सक्सेसफुल हो जाए, लेकिन एक कोर दोस्तों का समूह होता है जो उसको बहुत अच्छे से जानते हैं और जिनके साथ वो आगे बढ़ते हैं, वो राजदार होता है, वो सब कुछ होता है। तो आप देखिए मनोरमा जी, एक लाइन में, हाँ, एक समय में राजीव गांधी के भी कोर दोस्तों का समूह हुआ करता था, जिसमें तारिक अनवर थे, एमजे हाँ, अकबर हुआ करते थे, और एक और दोस्त थे उनके, मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा। इन 4 दोस्तों की बड़ी चर्चा होती थी खान मार्केट में। देखिए सैम पित्रोदा इतने क्लोज थे कि आज राहुल गांधी आज भी वो वही लेगेसी है जिसको निभाते हैं वो। जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो अमिताभ बच्चन एमजे थे, अकबर, तारिक अनवर, ये लोग राजीव गांधी के उन क्लोज दोस्तों में थे जो उनकी गाड़ी में रात में खान मार्केट जाया डम्पी करते भी तो थे। थे। अकबर अहमद डम्पी, सतीश वो भी, शर्मा। हाँ, और संजय सतीश शर्मा, शर्मा, हाँ, संजय शर्मा, बिल्कुल, सतीश शर्मा, सतीश ये शर्मा सारे लोग। जी। हाँ, तो तेजस्वी और संजय यादव के बीच में ये भी तो एक चीज है ना कि वो लोग उस वक्त के दोस्त हैं। तो उससे क्या फर्क पड़ता है? तो नहीं, यदि नहीं, उससे फर्क ये पड़ता है ना कि जैसे मान लीजिए अगर भाई बहन उस समय आ रहे हैं, हो सकता है उनको ये इनसिक्योरिटी भी हो, संजय यादव क्यों प्रोमिनेंस में है, ये सलाहकार रोहिणी यादव आचार्य भी बन सकती थी, यही सलाहकार जो है वो मीसा मैं भारती यही भी कह बन रहा हूँ सकती। कि उससे हाँ, मैंने इसलिए कहा कि आधी बात सकेब ने कह दी। संजय गांधी के भी कोर दोस्त थे दून स्कूल के दौरान से, और इनके भी थे। अरुण नेहरू कहाँ ले जा रहे थे राजीव गांधी को, हम लोग जानते हैं। परिवार भी थे और दोस्त भी थे। या संजय गांधी के जितने दोस्त थे जो दून स्कूल वाले, वो उनके साथ क्या कर रहे थे और उन्होंने क्या करवाया, वो सब जानते हैं हम लोग। तो ये कोई पैमाना नहीं हो सकता कि जो संजय यादव निर्णय ले रहे हैं वो उसके जरिए जस्टिफाई होगा। संजय यादव जो निर्णय ले रहे हैं उसका एक एनालिसिस हो सकता है। नहीं, मैंने समय यहाँ साथ संजीव जी थोड़ा सा, मैंने बस ये कोर सर्कल में होने का कहा, उसके बाद लेटर ऑन उनके फैसले जिससे तेजस्वी कमजोर नहीं हुए, तेजस्वी उसके बाद और उभरे ही हैं, चाहे वो सीटों के बंटवारे के मामले में हो, चाहे और दलों के साथ जो बातचीत ये करके कैसे मानना है? अभी तो अलायंस। मनोरमा, नहीं, इसमें एक ये और बात है, एक बात बोलूंगी सर, लेकिन संजय यादव की एंट्री तब हुई थी जब लालू यादव का स्वास्थ्य बेहतर था। ऐसा नहीं था कि वो बेहतर स्थिति में थे तब इनकी एंट्री हुई थी, लेकिन तो संजय यादव उनकी भी सहमति रही होगी। जी, लेकिन संजय यादव के निर्णयों की अभी तो परीक्षा होनी है। नहीं, संजय यादव अभी इस 2025 के चुनाव में नहीं, लेकिन 24 लोकसभा चुनाव या सबसे पहले संजय यादव कब से सक्रिय हुए उसके बारे में जानना चाहिए। संजय यादव के चक्कर में अशफाक करीम की बलि भी ले गई। अशफाक करीम को राज्यसभा भेजा जा, रिपीट नहीं करके संजय यादव को भेजा गया, और उसके बाद वो अशफाक करीम जदयू में चले गए छोड़ करके राजद को। टूट कर बात आ जाएगी। तो 2020 में संजय यादव नहीं थे प्रमुख, निर्णायक भूमिका में नहीं थे। कोटरी में होंगे, दोस्त होंगे, लौट के आने के बाद आप रिलीज होते हैं मानसिक रूप से, उसमें बैठते होंगे गपशप के लिए, एक अलग बात है। आज संजय यादव निर्णायक भूमिका में, तो आज संजय यादव की भूमिकाओं का सवाल बनेगा, उससे टकराव भी पैदा हो रहे हैं जो सामने दिख रहा है, और ये स्वाभाविक है, चाहे संजय यादव होते या कोई भी होता तो ये होता। अब इससे अलग हम लोग उसकी व्याख्या करें। एक दूसरा जो सोशल मीडिया वाली बात आपने कही, दो, देखिए संजय यादव करीबी हैं या राबड़ी देवी ही होती, कोई भी होता। मेरा एक प्रिय श्लोक है, हम अक्सर दोहराते हैं कि वो है कि मातृजंघा ही वत्सस्य स्तंभी भवती बंधने। विपत्ति का जब समय आता है तो माँ की जांग भी कभी कभी बछड़े के लिए बंधन का काम करती है। दूध दूहते वक्त में जो है, जो बच्चा जब छोटा होता है तो उस वक्त आप दूध पी न ले, क्योंकि दूध तो दूहना है, और डिस्टर्ब न करे, तो आग और गाय दुलत्ती न मारे, दोनों ही स्थिति में आगे की जांग में वो छोटा ये करके रस्सी को ये करके पगहा को, और उसको बांध दिया जाता है। तो दूध से दूर कौन कर रहा है? उसकी माँ की जांग कर रहा है, और गाय व्यस्त हो जाती है बछड़े को चुनने में, उस वक्त प्यार ही कर रही होती है। तो ये बड़ा सुंदर श्लोक है किसी को भी समझने के लिए। तो हो सकता है कि संजय यादव के इरादे में कहीं संकट नहीं है, यदि पुराने दोस्त हैं जो आप कह रही हैं, वो वैल्यू रखता है उनका होना, लेकिन वो जो कर रहे हैं उससे हो क्या रहा है ये देखना चाहिए, एक बात। दूसरी बात कि जब लालू जी चले थे तो समाज की एक आकांक्षा के प्रतीक के तौर पे चले थे, और उनके इर्द गिर्द चीजें, इसलिए आप लोग कहता है कि 90 से 95 बहुत बेहतरीन काल था।
तो वो उनके ऐसे दोस्त थे जो सत्ता हासिल करने के बाद और उसके डिस्ट्रीब्यूशन में लगे हुए थे। आपस के बंटवारे में चीजें होती हैं, सत्ता के साथ आपस में बंटवारा भी होता है, लेकिन एक बड़ा लक्ष्य सामने था स्टैब्लिश होने का, जहां से चुनकर आए थे उनको कमजोर करने का। तो एक बड़े लंबे दौर तक चीजें चली। इसीलिए जो विनय जी ने कहा बहुत अच्छा कहा कि जिंदगी कई बार साहित्य से ज्यादा खूबसूरत होता है, लेकिन फिर भी महारानी देखिए, महारानी ने काव्यात्मक ढंग से लालू जी के को घेर लिए जाने की बड़ी अच्छी सुंदर कहानी कही है। हालांकि उसमें घर के भीतर के संघर्षों को नहीं लाया है। देखते हैं अगला एपिसोड आने वाला है, अगला उनका सीरीज आने वाला है, तो वो उसको कितना लाते हैं। तो ये था। वो वेब सीरीज की बात कर रहे हैं ना आप? महारानी वेब सीरीज की बात कर रहे हैं ना आप? वेब सीरीज की हाँ, बात कर रहा हूं। जी हाँ, जो हुमा कुरैशी वाली जो है। हाँ, तो अब जैसे मान लिया लालू जी के, मान लिया शिवानंद तिवारी, एक उदाहरण ले लीजिए, ब्राह्मण जाति से मैं ले रहा हूँ। तो शिवानंद तिवारी ने तो मुकदमा किया उन पर, लेकिन मुकदमे के बाद जब जेल से छूटे तो सबसे पहले लालू जी का फोन आया उनको। सॉरी, लालू जी जेल से छूटे तो शिवानंद तिवारी को फोन किया उन्होंने, कहा बाबा आ गई नहीं, बाबा चाय पिए। तो क्या था, और वो लालू जी की करामात थी। तो यदि संजय यादव ने सच में, जो लोग कह रहे हैं कि नहीं असेसिबल नहीं है, और ऐसा है मनोरमा, जैसे पटना आने के बाद मेरी भी इच्छा नहीं हुई है कि मैं तेजस्वी जी से मिलने जाऊं, जबकि तेजस्वी जी के परफॉर्मेंस से लेकर के नेतृत्व को सबका प्रशंसक हूं। तो वो कैसे बनता है? लालू जी आज भी 6 से 7 बजे मिलते हैं। वो जो छोटा मोटा छुटभैया से आता रहता है कि नहीं मिले तो नहीं कुछ कहा, अरे वो सबसे मिल रहे हैं, बैठा हुआ बीमार आदमी 6 से 7 से मिल रहा है, लगातार बात कर रहा है, तो वो है। तो ये यदि सच में ऐसा हुआ है जो सामने कहा जा रहा है और उनको बांध दिया गया है या उनको अपने साथ ले लिया गया है, तो परिवार भी बेचैन है, पार्टी का दफ्तर भी बेचैन होगा और जनता भी बेचैन। अब मैं दूसरी बात कह रहा हूं कि मान लिया आप संजय जी, तेजस्वी जी के साथ संजय जी घूमते, तेजस्वी के साथ मुकेश सहनी का घूमना भी इरिटेशन कुछ लोगों को पैदा कर सकता है, लेकिन वो एड ऑन कर रहा था। वो कुछ भी और 2.5% वोट ही सही एड ऑन कर रहा था। संजय यादव क्या एड ऑन कर रहे हैं? 2 यादव क्या एड ऑन करेंगे? तेजस्वी से ज्यादा क्या वोट लेकर के आए? सवाल ये है ना। आलोक मेहता घूमते तो कुछ अच्छा होता, या कोई और नए चेहरे, बहुत यंग लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनको आप काम पे ले सकते हैं। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं मनोज में आप ये। और एक अंतिम बात मैं कहूं कि ये जो विश्लेषण है कि रोहिणी लीडर्स, परिवार ने, लालू जी ने चुना, बेटों को देखा होगा, परिवार को देखा, माँ का मोह तो तेज प्रताप के साथ है, सब धीरे धीरे चीजें सामने आई है। तेजस्वी के साथ भी है, माँ बटी होती है कई बार, लेकिन तेज प्रताप सबके बीच में लालू जी ने चुना। मीसा भारती ने बहुत लंबे दौर तक उनके वो साथ रहे। मीसा भारती पहले राजनीति में आई तेजस्वी के से, लेकिन नहीं चुना। अब उसकी भी वजह होती है। एक तो सोसाइटी बेटे में लीनेज देखती है, इसीलिए पशुपति परास्त हो गए, इसीलिए श्री गोपाल यादव परास्त हो गए। कोई भी भाई नहीं जीत सकता, भाई की छवि बन जाएगी कि ये तो ये गड़बड़ है, तो बेटे में लीनेज देखती है। तो इसलिए मीसा भारती इसलिए भी कत्ल हुई, या अभी हैं पावर में, अभी फाइनल नहीं कहेंगे वहां, लेकिन तेजस्वी चुने गए। इसलिए तेज प्रताप और तेजस्वी के बीच में तेजस्वी चुने गए, न कि बेटियों में। बेटियों को तो साइडलाइन होना ही था। अब रोहिणी, जो आप में से किसी ने कहा कि रोहिणी यदि ये कह रही है तो अपनी किडनी वाला, वो बहुत सबसे खराब स्ट्रेटजी रोहिणी के समर्थकों का ये था कि उन्होंने किडनी वाला वीडियो फिर से जारी किया। मुझे भी चुभ गया, मैं तो खुद किडनी डोनेट वाला तो मैं जानता हूँ, ये चुभ गया, क्योंकि ये रोहिणी की छवि को लोभी, और जो शुरू में अखबारों में आया था कि वो इसीलिए दी ही है किडनी, ये वाली छवि बन गई। तो ये नहीं करना चाहिए। खैर, आप कल्पना करिए कि लालू जी ने तेज प्रताप को चुन लिया होता, या मीसा जी को चुन लिया होता, या रोहिणी जी को चुन लिया, तो जो पूरा इकोसिस्टम है आरजेडी का या आरजेडी के समर्थकों का, वो सब उस छवि को गढ़ रहा होता ना। तो जो प्रकाश से आभासित वाली बात विनय जी ने कहा, लालू जी के प्रकाश से, राष्ट्रीय जनता दल के प्रकाश से, सत्ता की आकांक्षा और ताकत जो यादवों का है और दूसरे लोगों का है, मुसलमानों का है, या दूसरे अन्य लोग जो प्रोग्रेसिव लोग हैं वो राष्ट्रीय जनता दल में ही अपना लेगेसी देख रहे हैं फिलहाल, तो उन सब के प्रकाश से आभासित हैं। नहीं तो छोटी घटना नहीं है कि आप छपरा में डांस करा दो। लालू जी लौंडा नाच कराते थे, उसका दूसरा संदर्भ था। आपने जो डांस करा
कुछ और करा दिया। छोटी बात नहीं है, बीजेपी का कोई नेता कर रहा होता तो अभी हम लोग बैठकर क्या कर रहे होते, हंगामा काट रहे होते, बैठ के बात कर रहे होते। तो इस लिगेसी से आप आए हैं, ये भी ताकत दे रहा है तेजस्वी को। तो तेजस्वी को ऐतिहासिक भूमिका को समझना होगा, तेजस्वी को अपनी ताकत की पहचान करनी होगी, और ठीक चुनाव के पहले सब सॉल्व करने से बचना होगा। संजय यादव को ओपन एंडेड रखना होगा, ओपन एंडेड रखना होगा, और संजय यादव को अपने को पीछे ले जाना होगा। जी लाते हैं तो गालियां जो खाएंगे, वो बहुत गालियां उनके लिए लिखी हुई है, मैं जानता हूं। यदि वो हार गए तो इतनी गालियां होंगी उनके लिए कि वो नहीं टिक पाएंगे, क्योंकि तेजस्वी भी टिका पाने की हैसियत में नहीं होंगे, उनके पास की स्थिति में नहीं होंगे। जीत गए तो फिर जीत के तो 1000 गुण होते हैं, 1000 प्रशंसाएं होती हैं, 1000 तरह के, फिर वो एनालिसिस का पार्ट नहीं रहेगा। फिर आगे जब कुछ होगा तो देखा जाएगा। मनोरमा, ठीक है, हम सीमा जी के पास आते हैं। तो जैसा कि संजीव जी कह रहे हैं कि उसको अभी चुनाव से पहले या चुनाव तक उसको सॉल्व करने की या उसको वो करने की जरूरत नहीं, ओपन। दूसरी बात यह है कि स्ट्रेटेजिकली अगर हम देखते हैं, रोहिणी आचार्य के बारे में ये भी है कि वो विधानसभा में भी टिकट चाह रही थी। तो एक तो वही एलिगेशंस वाली बात है, और ये जो है बहुत अगेंस्ट में जाएगा तेजस्वी यादव के। ये तो वो ज्यादा अगेंस्ट में जाता है, जो अभी जो हो रहा वो ज्यादा अगेंस्ट में जाएगा। ये इसका इवैल्यूएशन क्या हम लोग सही नहीं कर पा रहे हैं, या जो रणनीतिकार हैं आरजेडी के वो नहीं सही कर पा रहे हैं? मतलब कौन गलत साबित होगा, कौन सही साबित होगा, एक तो ये। और वैसे में उनके बड़े भाई का इस तरह का बयान कि जो मेरी बहन के सम्मान के साथ अगर कुछ भी होता तो सुदर्शन चक्र चलेगा, वो उस तरह की भी डायलॉग बाजी जो है, स्टेटमेंट जो है तेज प्रताप यादव की तरफ से आया हुआ है। रोहिणी के सम्मान के लिए खड़े हैं भाई के तौर पे, मतलब एक और भाई जो है उनके। तो ये तो एक पैरेलल भी खींच रहे हैं, एक विलन भाई बन रहा है, एक जो है सम्मान की रक्षा करने वाला भाई बन रहा है। नहीं, हम परिवार के लेगेसी की बात कर रहे हैं, लालू प्रसाद यादव के लेगेसी और आरजेडी के लेगेसी की बात कर रहे हैं। तो ये बात नहीं है कि लालू प्रसाद यादव किसको चुन लेते। अब ये इनकी हरकतें बता रही हैं कि कैसे कोई नेता बनता है। जिस तरह से तेज प्रताप बोल रहे हैं बहन की इज्जत, तेजस्वी की भी बहन है वो, तो जाहिर सी बात है उनके लिए भी वही भावना रही होगी। तो ये बहुत तेज प्रताप खुद ही साबित कर रहे हैं कि क्यों वो तेजस्वी की जगह नहीं है, जबकि तेजस्वी उम्र में भी छोटे हैं। उन्होंने अपने आप को प्रूव किया है, ऐसा नहीं है कि उनको चुन लिया गया है। डेमोक्रेसी है, वोट करती है जनता, चुनती है। तो अगर ऐसा होता तो मीसा भारती भी अगर जनता के बीच उनकी वो पहुंच होती। ऐसा नहीं कि इंदिरा गांधी भी बेटी थी जवाहरलाल नेहरू की, इसलिए नहीं कि उनको बेटे नहीं थे इसलिए इंदिरा गांधी आगे बढ़ी, उनमें वो प्रतिभा थी, वो कर पाई। ये सिर्फ जेंडर की बात नहीं थी। तो यहाँ भी अगर मीसा भारती या रोहिणी आचार्य में उतनी वो उस तरीके से कनेक्ट कर पाती जैसे तेजस्वी कर पाते। इनफैक्ट उनके लीडरशिप में, उनके तरीके में बहुत कुछ लालू यादव की का तरीका रिफ्लेक्ट करता है। बहुत छोटे हैं वो, मतलब मीसा भारती से भी बहुत बाद में है, लेकिन बावजूद उसके उनकी जो राजनीतिक समझ है, जब वो बोलते हैं बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छी समझ है। मीसा भारती को मैंने उतनी अच्छाई से राजनीतिक बातें करते नहीं सुनी है, तेज प्रताप को मैंने नहीं सुना है, रोहिणी आचार्य तो बहुत नहीं है, जैसे कि लोग बोल रहे हैं कि उन्होंने किडनी वाली बात जोड़ी। हालांकि ये बहुत ही दूसरी तरह की बात है, इसको राजनीति के मंच पर से नहीं करनी चाहिए। मुझे थोड़ा यहाँ लग रहा है, क्या किडनी दी थी तो आपकी महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए, या ऐसा जैसा कि हम बात करते हुए दिन में बोल रहे थे कि सिर्फ इसलिए तो नहीं दिया था ना कि आपकी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी, और दी भी थी तो 9 बच्चे थे, उनमें से कोई और भी दे सकता था। तो ये इस चीज को यहाँ जोड़ तोड़ या नफा नुकसान की तरह देखना, मुझे इसको राजनीति से अलग करके मैं देखना चाहती हूँ। पिता के लिए एक बेटी का या किसी भी बच्चे का जो होता है उसको मैं देखूंगी, तो उसको ये थोड़ा बहुत हल्कापन होगा उसको उस तरीके से करना। तो ये चीज है। और जैसे संजय यादव की बात हो रही है, छपरा में डांस की सफाई महोत्सव हुआ करता था, उसके लिए बदनाम अमर सिंह होते थे, लेकिन कहीं ना कहीं तो वो था, कहीं मुलायम सिंह भी बैठते थे, तो वो सारी चीजें कोई ना कोई तो बदनामी झेलता है। और लोगों को शायद क्या बोल रहे हैं? ये चुनावी मंच पे हुआ और तेजस्वी नहीं हाँ नहीं, हाँ, शक्ति सिंह यादव
यादव और दूसरे लोग थे, तेजस्वी नहीं। तो जब मुझे ये सही बात है, वो ये हुआ जो भी, लेकिन परिवार के लोगों को ये खटक सकता है, उनके बाकी भाई बहनों को, कि उनसे ज्यादा तेजस्वी के करीबी संजय यादव हो गए हैं, ये बात। और इसलिए ये जैसे वो आगे बैठने की बात थी बस में या जो भी, वो चीजें परिवार को खटकी है। तो इस तरीके से, क्योंकि बाहरी आदमी है, उनपे वार किया जा रहा है, तेजस्वी को फिर भी छोड़ा गया इन सबसे, उनपे तो। और ये वक्त नहीं है, चुनाव है 1 महीने के बाद, परिवार को एकजुट होकर, अगर आप क्या संदेश दे रहे हैं जनता के बीच? एक एमएलए की सीट के लिए आप परिवार में एक मतलब अपनी पार्टी को कमजोर कर रहे हैं, तो कोई बहुत राजनीतिक समझ वाली बात नहीं है, तभी आप वहां पे नहीं है। तो परिवार जो भी घर के अंदर सुलझाए जा सकते हैं मुद्दे, और अगर संजय यादव की का भी मतलब वही है कि डर्टी लिनन बाहर पब्लिक में साफ करने का कोई मतलब नहीं है। हाँ, चलिए साकिब के हमारा 1 घंटा हो परिवार चुका तो है। परिवार ही रहेगा, संजय यादव बाहर ही रहेंगे परिवार के मामले में, ये बात तो सच है। तेज प्रताप का बयान आया, वो भी फिर जो दोबारा भाजपा वालों ने एक गाली की एडिटेड वीडियो जो वायरल की, उसको लेकर के कि जो है जब तक राजद एमएलए मुकेश रोशन को जेल नहीं भेजा जाएगा हम चैन से नहीं बैठेंगे। तेज प्रताप ने बयान दिया कि हम आंदोलन करेंगे। पाई जी की एक अच्छी टिप्पणी है आप लोग के बारे में कि सभी पैनलिस्ट बहुत अच्छा विश्लेषण कर रहे हैं। हाँ, मैंने पढ़ा उसको। आरजेडी के बड़े नेता भी इसको सुने तो हाँ बहुत अच्छा है। बस महागठबंधन के बड़े लोग देख रहे हो तो पाई जी का बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग। हाँ, आप लोग की तरफ से मैं भी शुक्रिया कह रही हूँ। और शकीब अब इसको कंक्लूड करिए आप, और क्या इसका विन विन सिचुएशन जो है तेजस्वी आरजेडी के लिए क्या होगा, या नुकसान किस तरह का होगा? 5-7 मिनट कुछ टिप्पणियां जो आई हैं उनको ले लेना चाहिए। तो शकीब से बात भी कर लेते हैं जो है कंक्लूडिंग। और नहीं मनोरमा, देखिए आपने बिल्कुल, आप ही ने, मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो आपने ही कहा, अभी अपनी अपनी बातों में कह दिया है कि तेजस्वी को अभी इन सब, ये जो पूरा प्रकरण चल रहा है इस पर तेजस्वी की तरफ से अभी तक कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई है, ना उन्होंने कोई बयान दिया है, ना ट्वीट किया है, ना कुछ भी। और यही सही भी है, अभी उनको बिल्कुल भी एकदम खामोश रहना चाहिए इस पूरे प्रकरण में। ना बहन की तरफ से, ना संजय यादव डिफेंड करना चाहिए, ना रोहिणी पर कटाक्ष करना चाहिए, ना भाई के। देखिए इतने दिनों से वो भाई के खिलाफ भी, तेज प्रताप के खिलाफ भी, हालांकि तेज प्रताप अटैक कर रहे हैं तेजस्वी पे, तेजस्वी लेकिन बिल्कुल नहीं करते हैं अटैक। तो ये स्ट्रेटेजी जो तेजस्वी ने अपनाई हुई है वो कम से कम एकदम चुनाव बिल्कुल सर पे है, मुंह पे है। बल्कि साकिब यहाँ पर ये बात भी कहना बहुत जरूरी है कि सिर्फ अपने भाई बहनों के ही मामले में तेजस्वी ने लगभग हर एक मामले में गरिमा से नीचे हटके किसी के लिए भी बयान नहीं दिया है। तेजस्वी के कैरेक्टर की ये खासियत अभी के टाइम में जिस तरह के भाजपा के नेता है तमाम किस्म के, उसके बीच में तेजस्वी की ये खासियत लोगों के बीच रखनी चाहिए। ये बताने आज तक उन्होंने कोई भी बिलो द या मतलब गरिमाहीन एक शब्द नहीं कहा है तेजस्वी यादव ने। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और तेजस्वी यादव और यही वजह है कि वो पूरी एनडीए के टारगेट पर अकेले तेजस्वी यादव हैं। बिहार में पूरी एनडीए जो है, इवन सेंट्रल लीडरशिप भी जो एनडीए की है, चाहे वो अमित शाह हो, चाहे वो मैं ये भी चाहूंगी आप ये भी ऐड करें इसमें, देखिए जैसे कि 4 नेताओं, क्योंकि तेजस्वी लालू यादव के टक्कर के नेता हैं। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ। बाकी कोई भी ना दीपांकर को कोई टारगेट कर रहा है, ना राजेश राम को, ना अखिलेश प्रसाद को, लेकिन अकेले तेजस्वी को। मैं कह रहा हूँ कि एनडीए के सेंट्रल लीडरशिप भी जो एनडीए की है। एक और बात बस मैं इस पर भी कुछ कहिए, ये कि इनको तेजस्वी को किस वाले मामले पे नीतीश कुमार ने सरकार से मतलब तोड़ दिया जो है, वो करप्शन लैंड फॉर जॉब वाला जो मामला आया था, लैंड फॉर जॉब का जो आरोप लगा था। और अब 5 नेता नीतीश कुमार का एक बयान नहीं आया है। एक बयान नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल। नीरज कुमार के बारे में तो संजीव भाई जो कह रहे थे, मैं बिल्कुल उससे सहमत हूँ कि उनकी अपनी एक और सुबह में मैं देख रहा था हेमंत भाई भी कह रहे थे कि नीरज कुमार का बयान कोई बहुत ज्यादा वो नहीं रखता है। अब वो दौर नहीं है कि नीरज कुमार की किसी बात को जो है नीतीश कुमार की बात माना जाता था। नीतीश कुमार खुद सामने आए, जाकर आकर के बोले। बल्कि ये आरोप लगने के बाद, इस आरोप लगने, अशोक चौधरी पर ये आरोप लगने के बाद, भाजपा से गठबंधन क्यों नहीं तोड़ रहा है वो? नहीं, मैं भाजपा की बात छोड़ देता हूं, मैं अशोक चौधरी की बात करूं। अशोक चौधरी पर ये आरोप लगने के बाद भी वो जाके मुख्यमंत्री से मिले हैं।
और वो जो सुबह हेमंत भाई कह रहे थे, मैं उसको नोटिस कर रहा था, बिल्कुल सही कह रहे थे वो, कि शाहिद अली खान की बेटी जो है डॉक्टर इकरा, उसके टिकट के लिए पैरवी करने के और बाकायदा बुके देते हुए फोटो उन्होंने सोशल मीडिया पे पोस्ट किए है मुख्यमंत्री के साथ। यानी इस आरोप के बाद वो मुख्यमंत्री के साथ दिखाई दिए हैं और उसको उन्होंने पब्लिक डोमेन में लाया है। तो इसका मतलब ये है कि नीतीश और क्या हम ये थोड़ी मान सकते हैं कि ये जो भ्रष्टाचार का आरोप प्रशांत ने लगाया है वो नीतीश जी के संज्ञान में नहीं आया होगा? ये तो पॉसिबल नहीं है, वो बिल्कुल जान रहे होंगे। लेकिन क्या मजबूरी है भी नीतीश जी की जो वो इस तरह से अशोक चौधरी पर वो नहीं ले पा रहे हैं कि भाई आप अपनी पोजीशन क्लियर कीजिए जाके पब्लिक डोमेन में, नहीं तो इस्तीफा दीजिए। भाजपा के नेताओं की चलिए ठीक है, वो अब उनको गठबंधन, अगर वो गठबंधन मान लीजिए नीतीश जी तोड़ भी देते हैं, तभी अशोक चौधरी तो उन्हीं की तरफ आएंगे ना, अशोक चौधरी तो जदयू के ही नेता माने जाएंगे। तो ये चीजें हैं बिल्कुल। तो और तेजस्वी ने देखिए उसके बावजूद भी आज भी तेजस्वी नीतीश जी के बारे में जो भी कुछ कह रहे हैं तो कहने से बचते हैं तेजस्वी, लेकिन अभी भी वो कहते हैं तो चाचा जी ही कहते हैं, है ना। वो पलटू राम और इस तरह की कोई बात नहीं करते हैं, वो चाचा जी ही कहते हैं कि हमारे चाचा हैं, गड़बड़ा दिए मामला, ये कर दिए, जो भी है ठीक है। तो वो चीजें बिल्कुल हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि तेजस्वी ने खुद को प्रूफ किया है उसने लीडरशिप में, अपने पिता की लीगेसी को लेकर के उन्होंने साबित किया है, पब्लिक डोमेन में आकर के साबित किया है। और पिछला चुनाव जो था वो लालू जी के एब्सेंट में लड़ा गया चुनाव, जब लालू जी रिम्स में थे, और 2020 का पूरा विधानसभा चुनाव तेजस्वी ने अपने कैलिबर पर संभाला और वहां तक पहुंचे कि वोटों का डिफरेंस सिर्फ 12,600 कुछ वोट जो है एनडीए को उनसे ज्यादा मिले जो नीतीश जी सरकार में आए। वो पिछला 2020 में ही तेजस्वी ने अपनी लीडरशिप को प्रूफ किया एज अ लीडर, मतलब इंडिया अलायंस या तत्कालीन महागठबंधन, उसके नेता के तौर पर साबित किया तेजस्वी ने कि वो एक नेता है और लोग उनको उस तरह से रिसीव करते हैं। जी तो संजीव जी टिप्पणियों को दिखाएंगे या फिर हम लोगों का समय तो हो चुका है, लेकिन ये जो अभी सकेब ने भी कुछ टिप्पणियां देख लेनी चाहिए। उसके साथ में थोड़ा सा जोड़ेंगे भी कि जो सकीब बोल रहे थे वो कि देखिए लगातार तेजस्वी यादव की बिहार की राजनीति में उनकी मौजूदगी का सबसे सकारात्मक चीज है, उन्होंने भाजपा के तमाम नैरेटिव्स के बीच में मुद्दों का फोकस बनाए रखा बिहार की राजनीति में। आज जो नीतीश कुमार इतनी ज्यादा घोषणाएं कर रहे हैं, हर दिन आप तो देखिए वकील लोगों के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर होगा, है ना, ये नहीं शिक्षा मित्रों को टैब दिलवा रहे हैं, टैब दिलवाया है 25,000 का। न्याय मित्रों को जाएगा, सारे वकीलों को नहीं जाएगा। हाँ, तो वही जो भी है। तेजस्वी यादव को कांग्रेस और बीजेपी दोनों से साथ, ये आज वाली बात नहीं है भारती जी, आज तो कुछ और बात हो रही है। हम लोगों ने जगदानंद सिंह की वजह से राजनीति को जो जिस तरह से जो मर्यादाहीन राजनीति भाषा के स्तर पर, अभिव्यक्ति के स्तर पर और मुद्दों के स्तर पर भाजपा ने करने की कोशिश की, बिहार में तेजस्वी के फैक्टर ने उसको लगातार मुद्दे पर बनाए रखा। ये कितनी बड़ी उपलब्धि है बिहार की तेजस्वी यादव का होना राजनीति में इस वक्त में। जी संजीव जी का लगता है, हाँ, तो और टिप्पणियां हम लोग, अब समय हो चुका है, अगर संजीव जी वापस कनेक्ट हो जाए तो 2-4 और टिप्पणियों को फ्लैश हम करवा पाएंगे, नहीं तो फिर हम इसी नोट पर आज की चर्चा को खत्म करेंगे, समय तो ऑलरेडी हो चुका है। तेजस्वी को हाँ आ गए संजीव जी, बोलिए। मैं कह रहा था कि तेजस्वी को कहना आता है और कई बार वो सटायर में बात करते हैं, वो सटायर बड़ा अच्छा लगता है। मैं देख रहा था कि लोगों का सामने नेताओं की तस्वीर या तेज प्रताप की भी तस्वीर सामने ला करके और सवाल किए जा रहे थे कि इनके बारे में बोलिए। तो जिस अंदाज में वो बात कर रहे थे सम्राट चौधरी के बारे में, विजय सिन्हा के बारे में, तेज प्रताप के बारे में भी, संजय यादव के बारे में भी, तो वो सब, या पहले भी सबसे पहला भाषण मुझे अट्रैक्ट किया था उनका 2015-16-17 में, 17 में, जब वो नेता विपक्ष के तौर पर आए थे। तो ये तेजस्वी को अपनी ताकत और कमजोरी दोनों को तो समझना पड़ेगा। और लेकिन ये है कि अब आप युद्ध के मैदान में निकल पड़े हैं, तो थोड़े से मैनेजमेंट के बाद बहुत सारे डिसीजन में आप यू टर्न नहीं ले सकते, ये उनके पास सुविधा नहीं है। ये है, चीजें पहले से चेक रहती तो अब तो 1 महीने का भी समय नहीं है। और चौतरफा तेजस्वी घिरे हुए हैं, परिवार में घिरे हुए हैं, परिवार से बाहर भी घिरे हुए हैं, पार्टी में आधे अधूरे मन से लोग हैं, कुछ लोग पूरी ताकत से भी रहे होंगे, होता है, हर पार्टी में होता है, ये दौर ऐसा है, ये इस वक्त का जो तेजस्वी का दौर है। और गठबंधन के भीतर जी संजीव जी, गठबंधन के अंदर भी घात प्रतिघात झेल रहे हैं।
तो वैसे में उनको निर्णय लेने में चुप्पी जो आप लोग कह रही हैं वो जरूरी भी है और उनका हथियार भी है। दोनों पहले जगदम्बिका सिंह की वजह से, अब संजय की वजह से हुल्लड़बाजी करने को नहीं मिल रहा है तेज प्रताप जैसे लोगों को। हाँ ये तो है, लेकिन एक उसकी दूसरी व्याख्या भी है। तेज प्रताप का मैन टू मैन कनेक्शन बेहतर है, और जगदानंद सिंह के बारे में कहा जाता है कि उस दौर में राजद कार्यालय जो है वो कॉर्पोरेट कार्यालय में तब्दील हो गया था। तो ऐसा ना हो जाए, राजद की ताकत जनता है, 1 घंटा जो लालू जी बैठते हैं उस ताकत को कमजोर नहीं करना चाहिए। तो जगदानंद सिंह ने सच में बहुत कुछ चैनलाइज किया था, लेकिन बहुत कुछ जो है बिगाड़ भी दिया था। ठीक है, लेकिन इतना तो तय है कि तेजस्वी को नुकसान हो सकता है, नुकसान हो कुछ, लेकिन रोहिणी आचार्य और तेज प्रताप वो हर हाल में जो है वो नुकसान में ही होंगे क्या? ये भी जाते जाते बस इस पर भी मुझे लगता है कि एक टिप्पणी आप लोगों की तरफ से आनी चाहिए। 2014 के बाद एक भाव पैदा हो गया जिसको बीजेपी के पाले में जाना चाहते हैं, वो कांग्रेस के गड़े, वो फुकरा बॉय लड़ रहे हैं LR भारती से। हालांकि जितनी बातें कर रहे हैं अब इसमें हम लोग अभी उलझेंगे नहीं, जो मैंने पूछा कि तेजस्वी यादव को इस पूरे प्रकरण से हो सकता है कुछ नुकसान हो, लेकिन रोहिणी आचार्य और तेज प्रताप यादव उनको नुकसान आपके सवाल का कोई एक व्यक्ति जवाब दे देगा, लेकिन उसके पहले कमेंट तो लेने दीजिए, नहीं तो फिर आपके सवाल में फंस जा करके कमेंट नहीं आता। संजय की उपयुक्तता को नकारना और लगातार संजय यादव को जलील करना गलत है। किसी चपरासी का भी एक सम्मान होता है। जेएनयू में छात्र राजद की स्थापना, खैर ये सब बात हम लोग कर चुके। कोई और महत्वपूर्ण जो बातचीत को बढ़ा दे, या कम से कम लालू परिवार के किसी सदस्य को यदि कोई समस्या है तो लालू प्रसाद से बात करना चाहिए। लालू प्रसाद के रहते यदि वह मीडिया से बात करता है तो परिवार का हिस्सा ना होकर, काश ये परिवार के भीतर ही रह गया होता नंदलाल यादव जी, जो नहीं रह पाया। हर संस्था या पार्टी को समय के साथ डाइवर्सिफाई करना, रिनोवेशन करना जो नहीं करेंगे तो फिर नेपथ्य में जाने का, विलुप्त होने का खतरा होता है। इसी का टकराव लगता है। संजय यादव और प्रोफेसर मनोज झा तेजस्वी यादव को आम जनता से दूर रखे हुए हैं, राजद के सेहत पर असर पड़ता है। मैंने बताया ना कि मनोज झा भी इसमें आते हैं, लेकिन तेजस्वी इतने भी बउआ नहीं है कि वो, जब कोई भी नेता यदि नेताओं के बारे में तो उनको तो करना होगा ना, खुद डिसीजन लेना होगा। तेजस्वी से ज्यादा लालू जी ज्यादा स्पार्क वाले नेताओं से घिरे हुए थे। घात प्रतिघात उन्होंने जितना झेला है जीवन भर में, वो तो तेजस्वी ने नहीं झेला है। वो लालू जी ने हासिल किया है, तेजस्वी जी उस हासिल पे बैठ रहे हैं, तो उस बैठने में उनको कई सुविधाएं भी है। वैसे में आप नहीं समझ पाते हैं तो दिक्कत है ना। चलिए, बहुत समय हो चुका है, जल्दी से जो मैंने पूछा जी बिल्कुल। लालू जी के दौर में रंजन यादव पाई की कई सारी प्रशंसाएं एक ही बार आपने बोल दिया, वो काफी है। LR भारती का वो अलग ही बात कर रहे हैं सीएम रेखा गुप्ता वाला। अब उस पर आज क्या अभी नहीं बात करेंगे। वो हम लोग बाद में बात करेंगे। ठीक है। महेश यादव सही कह रहे हैं कि बहुत डायनामिक पर्सनालिटी है, बस इतना ही कहेंगे। इस परिवार में सबके बिहार के चीफ मिनिस्टर बनना है। अच्छा, परिवार पे अटैक कर रहे हैं वो वेदांत यादव। पावर सेंटर तो एक ही होना है पार्टी को मजबूती के लिए। दिक्कत ये होना है लगा है कि डिसीजन मेकिंग में सबको इन्वॉल्वमेंट चाहता है। हाँ, तो है उतना भी सभी। हाँ, ये तो हो गई बात। गणेश मीना कह रहे थे कि जब अब तो जल हाथ में लेकर श्राप देना ही बाकी रह गया। ऐसा ईमानदारी से चुनाव हो जाए तो 10 सीट भी नहीं ला सकते, और ज्यादा ईमानदारी बदली तो चुनाव लड़ने के लायक ही नहीं, क्योंकि बीजेपी पार्टी ही कुछ कह रहे हैं वो। खैर, अंग्रेजी में जो लिखा हुआ है वो विनोद जी, ये अपना बिहार हार जीत तो अलग बात। संजय यादव को एक श्रेय जरूर देना चाहिए, परिवार बात का ठप्पा खत्म करना। लेकिन वो अपना बिहार वो यादव बात की तरफ चला गया, वो उनको उससे थोड़ा निकालना पड़ेगा, क्योंकि अभी बिहार की राजनीति में एक दौर में भूमिहार इरिटेशन होते थे, अभी यादव इरिटेशन के तौर पे बना दिए गए हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो खुद स्वतः हुए हैं, इतने नैरेटिव चल चुके हैं उनको लेकर के कि अब प्रोफाइल कर दिए गए हैं, प्रोफाइलिंग कर दी गई उनकी जी, प्रोफाइलिंग हो गई। और नीतीश कुमार की सफलता है कि सब कुछ करने के बावजूद भी कुर्मीवाद का नैरेटिव जो है वो नहीं चलता। अच्छा, उसमें यह है कि
उसमें यह है कि कोई यादव हो या मुसलमान हो सके, वो पैदा होगा तो उसको संत पैदा होना पड़ेगा, वो आदमी नहीं हो सकता। आदमी हुआ, कोई अपराध कर गया, कोई आप बात देखिए, कर गया, तो ये आप देखिए संकट ना, है, ये बिहार। कल ही संजीव भाई, कल ही सिवान में जो रईस खान का मामला सामने आया और कितना हथियार और वो तमाम चीजें मिली, वो लोजपा का नेता है, लेकिन मीडिया वालों ने उसको लोजपा का नेता बताने से बिल्कुल परहेज किया कि वो लोजपा का नेता है, लोजपा आर का नेता है, सिर्फ उसको रईस खान और एक क्रिमिनल की तरफ प्रोफाइल किया। लेकिन अगर वो रईस खान आरजेडी से एसोसिएटेड होता तो फिर हर मीडिया चैनल ये चलाता कि राजद नेता, राजद नेता, राजद नेता, राजद नेता, तो वो ये इस तरह से होता। दूसरे शहाबुद्दीन, हाँ वही मैं कह रहा हूँ। 25 से 30 तेजस्वी यादव इज गोइंग ऑन टू चेंज बिहार। तेज प्रताप और रोहिणी पार्टी को अपना बपौती समझते हैं। चलिए, ये राजकिशोर जी उलट के बात कर रहे हैं। जो ये गुमान सिंह राजपूत ने कहा कि बलि का बकरा बेचारे संजय को बनाया जा रहा है, लालू परिवार का अहम टकरा है। लालू परिवार में सबसे समझदार सिर्फ तेजस्वी यादव ही है, अदानी का खाया हर किसी को नहीं। तेज प्रताप अब ये गणेश मीना ने पूरा परिवार जो अडानी के यहाँ गया उसको लेकर, तब से गणेश मीना के लिए सूल की तरह बस गया है वो सीन की, पूरा परिवार उठकर अडानी के यहाँ से कई बार टिप्पणी अंबानी का शादी में। अडानी अभी बिहार में मुद्दा है, अडानी अभी बिहार में मुद्दा है, लेकिन नीतीश कुमार के साथ है। हो सकता है कि हम कल परसों में बात करें, कल हम कुछ दूसरे मसले पे बात कर रहे हैं। कल हम साहित्य में यौन उत्पीड़न वाले मसले पर बात करेंगे, तो परसों शायद संभवतः इस मसले पर बात करें। जी मनोरमा हो। तो चलिए, हाँ, एक जो सवाल मैंने छोड़ा था आखिर में, उसपे कोई भी 2 लाइन की टिप्पणी देना अगर चाहे तो, और उसके साथ ही चर्चा को खत्म करते हैं। सवाल क्या था? सवाल यही था कि मतलब तेजस्वी यादव का तो कुछ नुकसान होगा, चलिए, लेकिन रोहिणी आचार्य और तेज प्रताप यादव, उनका नुकसान ही नुकसान होगा क्या? बिल्कुल। तेजस्वी सत्ता में आएंगे, तेजस्वी ताकतवर बनेंगे तो आप बाद में लड़ लेंगे तो कुछ हासिल भी कर लेंगे। हारे हुए तेजस्वी से आप क्या हासिल करने वाले हैं? क्या हासिल करें? ये है। इसलिए आप कम से कम चुनाव के पहले इस टकराव को बढ़ा रहे हैं तो दिक्कत है। ये इनकी भी जिम्मेवारी है, जितनी जिम्मेवारी तेजस्वी की या संजय यादव की या लालू जी की है सॉल्व करने की, उतनी ही जिम्मेवारी इन सब की भी है। लेकिन तेज प्रताप देखिए, रोहिणी संभल जाएंगी, मनोरमा, रोहिणी चुप बैठ जाएंगी, बैठा दिया जाएगा। तेज प्रताप बहुत आगे निकल गए। और जब आप मतलब डबल इंजन की सरकार से लड़ना चाहते हैं और उसमें मोदी फैक्टर भी है, जो सांप्रदायिकता और तमाम जो वो चीजें हैं, तेज प्रताप को लोग सीरियसली नहीं लेते जी, तो वो तमाम चीजें भी जो है इसके। हाँ बोलिए सीमा जी। नहीं, मैं बोल रही थी तेज प्रताप को उतना सीरियसली लोग नहीं लेते हैं राजनीति में, तो वो कितना भी, जिस तरह उनके दोनों सालों का हाल था वही हाल तेज प्रताप का है जी। तो परिवार से दूर जाके तो और भी क्या। ठीक है, तो ये बात है। और जो मैं बोल रही थी वो ये कि हाँ, मोदी से लड़ने का मतलब है, तो मोदी से लड़ने में ये भी आता है कि जब सांप्रदायिकता के खिलाफ का स्टैंड और तमाम चीजें, तो उस स्टैंड में ये भी होता है कि आप एक बड़े लक्ष्य की तरफ में साथ दें। तो उस बड़े लक्ष्य में आप अगर इस तरह का जिसका भी हो, तो मतलब एक साझा जो जिम्मेदारी है उसको कमजोर करने की भी बात होती है। ये भी एक बात जो है, इसकी चर्चा करना जरूरी है। हम कल फिर किसी और महत्वपूर्ण मुद्दे पर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आभार।